हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे सीआरपीसी। तो सीआरपीसी के सेक्शन 25 तक हमने कर लिया था। अब हम देखते हैं 26 से। तो अब आते हैं हम चैप्टर थर्ड बताता है न्यायालय की शक्ति, मतलब जो न्यायालय हैं उन्हें कौन कौन सी शक्ति होंगी, तो उसके बारे में बताता है चैप्टर थर्ड। तो हम देखते हैं सेक्शन 26। तो सेक्शन 26 बता रहा है न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय, मतलब ये कह रहा है कौन कौन से न्यायालय है जिनके द्वारा ट्रायल किया जा सकता है, तो उसके बारे में बताता है। तो ये कह रहा है इस संहिता के अन्य प्रबंधों के अधीन रहते हुए भारतीय दंड संहिता के अधीन किसी अपराध का विचार, मतलब जो आईपीसी के अधीन जो कृत्य अपराध बताए गए हैं उनका ट्रायल कौन कौन सा कोर्ट करेगा। तो पहला ये बताता है कि जो आईपीसी में अपराध दिए गए हैं उनका ट्रायल एक तो हाई कोर्ट करेगा, दूसरा कह रहा है सेशन कोर्ट करेगा, और थर्ड पॉइंट में ये कह रहा है कि अगर किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है जिसका नाम प्रथम शेड्यूल में दे रखा हो कि इस वाले अपराध का ट्रायल ये वाला कोर्ट करेगा, तो वो कोर्ट भी कर सकता है। ठीक है, अब इसमें एक परंतु जोड़ा गया। परंतु ये कह रहा है अगर 376 और 376A, B, C, D, 376E इनसे संबंधित कोई अपराध है तो उस अपराध का ट्रायल कोई महिला पीठासीन अधिकारी ही करेगा। अब आता है बी। ये कह रहा है कि कोई आईपीसी के ऊपर बता दिया। अब ये कह रहा है कोई अन्य विधि में कोई अपराध, कोई कृत्य अपराध बताया गया है, उसका ट्रायल कौन करेगा। तो ये अन्य विधि के अंतर्गत बता रहा है, आईपीसी का तो ऊपर बता दिया। अब इसमें वही बता रहा है कोई अन्य विधि के अधीन कोई अपराध है उसका ट्रायल कौन सा कोर्ट करेगा। तो पहला बता रहा है हाई कोर्ट करेगा, दूसरा ये कह रहा है कि प्रथम शेड्यूल में जो बताया गया हो वो वाला कोर्ट करेगा। अब आ जाते हैं सेक्शन 27। सेक्शन 27 कह रहा है किशोरों के मामले में अधिकारिता, मतलब जो किशोर हैं उनके मामले में अधिकारिता बताई है, और इसमें किशोरों की उम्र 16 से कम बताई गई है कि 16 साल से कम है उनका। तो कह रहा है किसी ऐसे अपराध का विचार जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, मतलब कोई ऐसा अपराध किया गया है जो जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास का दंड नहीं है, और जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसकी आयु जो अपराध किया गया था उस तारीख को 16 वर्ष से कम है, मतलब किसी 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति ने किया है, तो फिर उसका ट्रायल कौन करेगा। तो ये कह रहा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा, मतलब सीजीएम करेगा। और जिसे ये कह रहा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिससे बालक अधिनियम 1960 या किशोर अपराधियों में उपचार, प्रशिक्षण, पुनर्वास के लिए उपबंध करने वाली तस्में प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा विशेष रूप से सख्त किया गया हो, या तो बालक से संबंधित अधिनियम में उसमें बताया गया हो या कोई अन्य विधि में बताया गया हो उसके द्वारा किया जाएगा। अब आ जाते हैं 28 कह रहा है दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय देंगे। तो ये कह रहा है कौन से जो हाई कोर्ट है और सेशन कोर्ट है वो कौन सा और कितना दंड दे सकते हैं। तो पहले बता रहा है जो हाई कोर्ट है वो कोई भी दंड दे सकता है। सेकेंड बता रहा है सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश कोई भी दंड दे सकते हैं, पर जब मृत्युदंड देंगे ना वो मृत्युदंड पहले हाई कोर्ट द्वारा पुष्ट किया जाएगा। ये बताता है हमारा 2 क्लॉज। अब थर्ड क्लॉज ये कह रहा है कि जो सहायक सेशन न्यायाधीश हैं वो मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 10 वर्ष का जो कारावास है उससे ज़्यादा का छोड़कर, मतलब मृत्युदंड छोड़कर, आजीवन कारावास छोड़कर और 10 वर्ष से अधिक का कारावास छोड़कर कोई भी दंड दे सकता है सहायक सेशन न्यायाधीश। अब आ जाते हैं 29 कह रहा है दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। कौन सा दंडादेश ऐसा है जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। तो पहला बता रहा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 7 वर्ष से अधिक का कारावास नहीं दे सकते, और सारे कारावास दे सकेंगे। जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय सभी जो विद्वान प्राधिकृत हो वो दंड दे सकेंगे। अब आ जाता है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास, वो 3 वर्ष की तो सजा दे सकता है, ठीक है, और 10,000 रुपये तक का जुर्माना दे सकता है। अब आ जाते हैं सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। तो ये कह रहा है सेकंड क्लास जो मजिस्ट्रेट है वो 1 साल की सजा और 5,000 रुपये तक का जुर्माना दे सकता है। अब 4 में बता रहा है कि जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ होंगी, और जो महानगर मजिस्ट्रेट है उसे प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ होंगी। अब आ जाते हैं आगे। अब ये कह रहा है सेक्शन
जुर्माना देने में व्यक्तन होने पर कारावास का दंड दे। अगर जुर्माना देने में कोई व्यतिक्रम कर रहा है तब कितना कारावास दिया जाएगा? तो पहला क्लॉज कहता है किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय जुर्माने में व्यक्तन होने पर इतनी अवधि का कारावास अधिनियत कर सकते हैं जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो। उतना कर सकते हैं जितना विधि द्वारा विधि ने बताया गया हो, उतना जुर्माना कर सकते हैं। अब इसमें परंतु में ये बता दिया है कोई जुर्माना जो 29 में बताए गए हैं, जो मजिस्ट्रेट बताए गए हैं 29 में कितना जुर्माना दे सकते हैं, उससे अधिक नहीं देंगे। सेकंड बी ये कह रहा है जहाँ कारावास मुख्य दंडादेश का भाग के रूप में अधिनियत किया गया है, कोई जो जुर्माना है वो मुख्य दंड में बताया गया है, मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनियत किया गया, वहाँ वह उस कारावास की अवधि के 1/4 से अधिक ना होगा। तो कितना दंड दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा कि जो अपराध किया गया है उसमें जो सजा दी गई है, तो सजा तो दे ही दी गई है, सजा तो भुगते गई, अब वो जुर्माना नहीं दे रहा, तो उसके लिए सजा कितनी देनी कि जो उससे जो अभी दंड दिया गया उसके 1/4 जुर्माने के लिए और सजा दे देंगे। अब आ जाते हैं सेकंड में, इस धारा के अधीन अधिनियत कारावास उस मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 29 के अधीन निर्धारित की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के दंडादेश के अतिरिक्त होगा। ठीक है, जो जुर्माने के लिए दंडादेश है वो अलग होगा और जो दंड दिया गया है वो अलग माना जाएगा। अब ये कह रहा है एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के मामले में दंडादेश। अब ये कह रहा है कि कोई एक ही अपराध है, एक ही ट्रायल चल रहा है, उसमें कई अपराध हुए हैं, उनके लिए दंडादेश के बारे में बात कर रहा है। तो ये कह रहा है क्लॉज फर्स्ट, जब एक विचारण में कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक अपराधों के विरुद्ध दोष सिद्ध किया जाता है तब भारतीय दंड संहिता की धारा 71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसे उन अपराधों के लिए विभिन्न दंडों में से उन दंडों के लिए जिन्हें देने के लिए न्यायालय सक्षम है दंडादेश दे सकेगा। जब ऐसे दंडादेश के रूप में हो तब यदि न्यायालय ने यह निर्देश ना दिया गया हो कि ऐसे दंड साथ साथ भोगे जाएंगे तो वे ऐसे क्रम से एक के बाद एक प्रारंभ होंगे जिससे न्यायालय निर्देश दे। तो ये कह रहा है कि अगर कोई एक ट्रायल चल रहा है और एक ही अपराध हुआ है, उसमें एक ही ट्रायल चल रहा है और एक विचारण में कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक अपराध के लिए दोष सिद्ध हुआ है एक ट्रायल में, तो फिर उसे सजा कैसे दी जाएगी? तो कह रहा है एक एक अपराध के लिए अलग अलग दी जाएगी। अब अगर न्यायालय निर्देश देगा तो वो उसकी सजा साथ साथ भोगी जा सकती है। अगर न्यायालय ने निर्देश नहीं दिया तो एक के बाद एक सजा भोगी जाएगी। एक अपराध की सजा भुगत ली, अब फिर दूसरे अपराध की शुरू होगी, दूसरे अपराध की भुगत ली, फिर तीसरे अपराध की शुरू होगी। तो ये ऐसे दी जाएगी अगर न्यायालय निर्देश न दे तो। सेकंड कह रहा है दंडादेश की क्रमबद्धि होने की दिशा में केवल इस कारण से कि कई अपराधों के लिए संकलित दंड उस दंड से अधिक है जो वह न्यायालय एक अपराध के लिए दोष सिद्धि पर देने के लिए सक्षम है। न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं हो कि अपराधी को उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाए। तो ये कह रहा है कि अगर कोई अपराध क्रमबद्धि दिया गया, एक के बाद एक अपराध दिया गया, एक के बाद एक अपराध दिया गया, अब होता क्या है उसमें कि वो जो दंड दे सकता था न्यायालय उससे ज़्यादा सजा हो गई। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट भेजा जाएगा, वही कोर्ट सजा दे देगा जो ट्रायल चल रहा है। पहला क्लॉज कह रहा है किसी भी दशा में ऐसे व्यक्ति 14 वर्ष से अधिक की अवधि का कारावास से दंडाधित नहीं किया जा सकता। मतलब अगर कोई न्यायालय है क्रमबद्धि सजाएं दे रहा है तो उसमें 14 वर्ष से अधिक की सजा नहीं दे सकता। संकलित दंड उस दंड की मात्रा के दुगने से अधिक ना होगा जितना एक अपराध के लिए देने के लिए न्यायालय सक्षम है। जो संकलित दंड होगा तो जो जैसे सजा दे सकता है उतनी सजा दे सकता है, उतनी के दुगने से ज़्यादा नहीं होगा, तभी वो न्यायालय दे सकता है, वरना हाई कोर्ट भेजना पड़ेगा, नहीं उससे बड़े कोर्ट पे भेजना पड़ेगा। अब आ जाता थर्ड, किसी सिद्धदोषी व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए उन क्रमबद्धि दंडादेश का योग जो इस धारा के अधीन उनके विरुद्ध किए गए हैं एक दंडादेश समझे जाएंगे। जो अपील होगी, भले ही एक ट्रायल में कई अपराधों के लिए वो दोष सिद्ध किया गया है पर अपील की जाएगी तो एक ही अपील की जाएगी। अब शक्तियाँ प्रदान करने का ढंग, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन नहीं है। नियुक्त अधिकारियों की शक्ति, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 34 कह रहा है शक्तियों का वापस लेना। 35 कह रहा है न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जाना। अब आ जाते हम चैप्टर 4। चैप्टर 4 बताता है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों के बारे में कि जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनकी क्या शक्ति होंगी।
तो पहला सेक्शन देखते हैं 36 कह रहा है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों के बारे में। तो कह रहा है पुलिस थाने के भारसाग अधिकारी से पंक्ति में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस स्थानीय क्षेत्र में नियुक्त हैं उसके सर्वोच्च उन शक्तियों का प्रयोग करेंगे। तो ये कह रहा है पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी हैं उनकी पंक्ति में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उस थाने में है उस थाने की सीमाओं के अंदर सर्वस्व शक्तियों का उपयोग करेंगे। इनका प्रयोग उनके थाने की सीमाओं के अंदर होगा, मतलब जो थाना दिया गया उस थाने की जितनी सीमा लगती है उस थाने की सीमा में सर्वस्व शक्तियों का उपयोग करेंगे। अब आ जाते हैं हम 37 कह रहा है जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी की सहायता करेगी। तो जो कह रहा है कि जो जनता है वो मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की सहायता कब करेगी। तो कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए आबद्ध है जो निम्नलिखित कार्यों के लिए सहायता उचित रूप में मांगता है। तो ये क्या पहला क्लॉज किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है पकड़ना या उसके निकल भागने को रोकता है। तो ये कह रहा है जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। तो पहला क्लॉज बताता है ऐसे व्यक्ति को पकड़ने के लिए जो मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की गिरफ्त से निकल भागा है या उसे पकड़ना है, प्रशांति भंग का निवारण या दमन करता है, किसी रेल नहर या तार लोक संपत्ति को क्षत करता है। तो ऐसे व्यक्तियों को पकड़ने में ऐसे अपराध को रोकने में पुलिस क्या करेगी, वो जनता क्या करेगी, पुलिस की और मजिस्ट्रेट की हेल्प करेगी। 38 कह रहा है पुलिस अधिकारियों से भिन्न ऐसे व्यक्तियों की सहायता जो वारंट के निष्पादन कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि कोई पुलिस अधिकारी तो नहीं है पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो वारंट का निष्पादन कर रहा है, उसकी भी हेल्प करेगी जनता। तो कह रहा है पुलिस अधिकारियों से भिन्न ऐसे व्यक्ति की सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। तो कह रहा है जब कोई वारंट पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति के निर्दिष्ट है तब कोई भी अन्य व्यक्ति उस वारंट का निष्पादन में सहायता कर सकता है यदि वह व्यक्ति जिसे वारंट निर्दिष्ट है पास में है और वारंट निष्पादन में कार्य कर रहा है। तो वारंट का निष्पादन जो व्यक्ति कर रहा है उसकी भी हेल्प की जाएगी उसे जरूरत पड़ने पर। सॉरी 39 कह रहा है उन अपराधों की इंतला का जनता द्वारा दिया जाना। कि कुछ अपराध ऐसे हैं जिसकी इंतला जनता को पुलिस को देनी चाहिए। कह रहा प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं के अधीन किसी अपराध के किए जाने की किसी अन्य व्यक्ति को करने के आशय से अवगत है। अगर कोई व्यक्ति को पता चलता है कि ये वाला अपराध वो व्यक्ति कर रहा है उचित प्रतिहेतु के अभाव में जिसे साबित करने के बाद इस प्रकार अवगत व्यक्ति पर होगा किए जाने के लिए आवश्यक इंतला तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस को देगा। तो ये बता रहा है कि कौन ये अपराध है, इनकी अगर इंतला मिलती है, लगता है उसे कि कोई व्यक्ति करने वाला है, तो अगर किसी व्यक्ति को इंतला मिलती है तो वो क्या करेगा, तुरंत उसकी खबर पुलिस या मजिस्ट्रेट को देगा। अब ये अपराध बता दिए गए हैं। अब आ जाते हैं आगे। तो ये कह रहा है ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों की कर्तव्य रिपोर्ट करने का कर्तव्य। तो ये कह रहा है कि जो गांव है, गांव में कुछ अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जो गांव में कोई भी एक्टिविटी होती है या कोई भी अपराध होता है तो उसका क्या करते हैं, तुरंत पुलिस को खबर कर देते हैं। तो ये कह रहा है किसी ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी और ग्राम में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति निकटतम मजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस अधिकारी को, या तो मजिस्ट्रेट को या पुलिस थाने के भारसाध अधिकारी को जो निकटतम हो, कोई भी जानकारी जो उसके पास निम्नलिखित के बारे में हो तत्काल सूचना देगा। ठीक है, तो ये बता दिया अपराध के बारे में क्या करेगा, तत्काल सूचना देगा जो गांव में अधिकारी जो नियोजित किए गए हैं इसके लिए। तो ये वही बताया गया है। अब आगे का हम आगे की वीडियो में करेंगे।